ये वो फेज है जब यूएस जो है वो वियतनाम में इंटर करेगा और वियतनाम की जो पॉलिटिक्स है वो यूएस के अराउंड घूमेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फेज था वियतनाम की हिस्ट्री में। सो लेट्स हैव अ लुक। तो अब इस रीजन को, इस पोर्शन को समझना बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत क्विकली हम डिफरेंट पार्ट्स में इसको देख लेंगे। तो सबसे पार्ट एंट्री ऑफ यूएस इन वॉर। तो यूएस जैसे ही इंटर करता है उसके बाद दो पार्टीज बन जाती है वियतनाम में। नॉर्दर्न पार्ट जो है उसमें है नॉर्दर्न वियतनाम, मतलब हो ची मी, और उसकी पार्टी वियतमी जो यहाँ रूल कर रही है, और एनएलएफ जो एक्चुअली साउथ में रूल कर रहा था बट वो नॉर्थ के साथ मर्ज होना चाहता था। तो दे आर टुगेदर, दे आर वन पार्टी। और इधर कौन है, एक तो यूएस है, और एनएलएफ के पोजीशन में जो लोग थे यहाँ पे, जो नॉर्थ वियतनाम के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे, वो थे। तो दे ज्वाइंड हैंड्स विथ यूएस, यू कैन से। तो दे वर वन फ्रंट एंड दिस वाज वन फ्रंट, और उनके बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ, आप ऐसा बोल सकते हो। यूएस entry into the war marked a new phase that proved costly to the Vietnamese as well as to the Americans। और उस वार में दोनों साइड का बहुत घाटा हुआ, वियतनामीज लोग का भी बहुत घाटा हुआ, यूएस का भी बहुत घाटा हुआ। फ्रॉम 65 to 72 जहां पे वार का मेजर फेज चला, याद रखेंगे 65 to 72 ओवर दीज मेनी यूएस सर्विसेज पर्सनल सर्व्ड इन वियतनाम। मतलब कितने यूएस पर्सनल, यूएस के लोग, आर्मी और उसके सपोर्ट स्टाफ यहां पर आए, आप सोच सकते हो दिस इज सच ए ह्यूज नंबर। उसमें से इतनी वुमेन भी थी, राइट स्टूडेंट्स। तो यूएस मतलब मैसिव वार की यहां पे तैयारी कर रहा था, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये कोई छोटा मोटा वार नहीं था, और मैं बता दूं ये एक्चुअली बहुत मेजर वार था, और मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर्स, डेडलीस्ट वॉर्स दैट हैज हैपेंड इन वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। एनीवेज, this phase of a struggle with the US was brutal. Thousands of US troops arrived equipped with heavy weapons and tanks and backed by the most powerful bombers of the time, B-52S। ये बहुत powerful weapon था जो US यहाँ पे लेके आया था फाइट करने के लिए। The widespread attacks and use of chemical weapons, तो बहुत सारे केमिकल वेपन्स का यूज किया था अमेरिका ने। देखो अमेरिका तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है ही, तो आप सोच सकते हो कि वो तो बहुत भयानक तैयारी और भयानक वेपन्स लेके आया वियतनाम में लड़ाई करने के लिए। तो कुछ केमिकल वेपन्स भी वो लेके आया था जिनका नाम है नेफॉल्म, एजेंट ऑरेंज एंड सम फास्फोरस बॉम्ब्स। और ये जो केमिकल वेपन्स थे, दे डिस्ट्रॉयड मेनी विलेजेस, डेसिमेटेड जंगल्स, सिविलियंस डाइड इन लार्ज नंबर्स। तो इनमें से कुछ बॉम्ब्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे एजेंट ऑरेंज, ये कैसा बॉम्ब था, क्या इफेक्ट था इसका। नेपाल्म, ये भी कैसा बॉम्ब था, इसका क्या इफेक्ट था। लेट्स हैव अ लुक। तो एजेंट ऑरेंज द डेडली पॉइजन। एजेंट ऑरेंज इज ए डेफोलिएंट, अ प्लांट किलर। बेसिकली ये प्लांट किलर है। देखो स्टूडेंट्स, ये एक रियल इमेज है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। जब एजेंट ऑरेंज का यहाँ पे यूज किया गया तो आप देखो सारे प्लांट्स खत्म हो गए। तो आप सोच रहे होंगे कि यूएस वहां के प्लांट्स को क्यों मार रहा है, वियतनाम के प्लांट्स को क्यों मार रहा है। तो बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप था स्टूडेंट्स, ये बताऊंगा मैं क्यों इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो कॉल्ड, अच्छा ये ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज, ये जो नाम है ये कहां से आया। तो बेसिकली एजेंट ऑरेंज वाज सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज स्टोर्ड इन ड्रम्स मार्क्ड विथ एन ऑरेंज बैंड, ठीक है। बिटवीन 1961 and 1971 some 2 million gallons of these chemicals was sprayed from cargo planes by US forces. Their plan was to destroy forest and fields so that it would be easier to kill if there were no jungle cover for people to hide in। समझ रहे हो। तो वो इसलिए जंगलों को खत्म कर रहा था ताकि कोई भी जो लोग हैं या आर्मी है पोजीशन की, वो यहाँ पे छुप ना सके, ठीक है। और वो छुप नहीं पाएंगी तो उनको ऊपर से प्लेन से बॉम्ब करके मारना बहुत आसान हो जाएगा। Over 14% of the country's farmland was affected by this poison. Its effect has been staggering, continuing to affect people even today। तो बहुत ही डेडली बॉम्ब था स्टूडेंट्स, इसके बारे में ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। नेप्लाम ये कैसा बॉम्ब था। नेप्लाम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड टू थिकन गैसोलिन फॉर फायर बॉम्ब्स। तो फायर बॉम्ब क्या होता है वो आप समझ सकते हो, इस टाइप के बॉम्ब्स होते हैं, और गैसोलिन एक चीज है जो उसमें यूज होती है, ठीक है। तो ये जो केमिकल है वो गैसोलिन को थिक बनाता है, जिससे क्या होता है कि ये फायर बॉम्ब्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है हमारे लिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज टू थिकन गैसोलिन फॉर फायर बॉम्ब्स। और ये जो है वो एक मिक्सचर है एक्चुअली बहुत सारे केमिकल्स का। द मिक्सचर बर्न्स स्लोली एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सर्फेसेस, any surface like human body, it sticks and continues to burn,
बर्न, जिसके कारण ये जो फायर बॉम्ब्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इट वॉज यूज इन सेकेंड वर्ल्ड वार एंड डेवलप्ड इन द यूएस। बहुत डेडली बॉम्ब चीज है ये, और इसको सेकेंड वर्ल्ड वार में भी यूज किया था यूएस ने। डिस्पाइट एन इंटरनेशनल आउटक्राई इट वॉज यूज इन वियतनाम। तो बहुत यूएस को इसके लिए ब्लेम भी किया गया था कि इस टाइप का डेडली वीपन उन्होंने यूज किया वियतनाम में और सेकेंड वर्ल्ड वार में, बट यूएस माना नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसने वियतनाम में भी इसका यूज किया। Even though the US had advanced technology and good medical supplies, casualties were high. तो मतलब US बहुत पावरफुल था, लेकिन सोल्जर्स उसके भी बहुत मर रहे थे। About 47,244 died in battle and 3,0704 were wounded. Right? इतने US जो सोल्जर्स थे वो मरे थे या वुंड हुए थे। Of these wounded, these were listed by the veteran एडमिनिस्ट्रेशन टू बी 100% डिसेबल्ड। ठीक है, तो जो वियतनामी एडमिनिस्ट्रेशन थे उसने बोला था कि इतने लोग जो थे वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए थे वुंडेड में से। द वार ग्रीव आउट ऑफ अ फियर अमॉन्ग यूएस पॉलिसी मेकर्स दैट द विक्ट्री ऑफ द हो ची मी गवर्नमेंट वुड स्टार्ट अ डोमिनो इफेक्ट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स वुड बी एस्टैब्लिश्ड इन अदर कंट्रीज इन द एरिया। मैंने आपको बताया कि यूएस इस वॉर में क्यों इंटर हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसको डर था कि नॉर्दर्न पार्ट में तो हो ची मी का रूल है ही, साउदर्न पार्ट में भी उसका रूल हो जाएगा। फिर ऐसा देखा देखी इसको देखते ही देखते कम्युनिस्ट रूल जो है, रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत सारे और कंट्रीज में भी आ सकता है। तो उसको चेक करने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है, इसलिए यूएस यहां पे लड़ने आया था। लेकिन यूएस का भी काफी नुकसान हो रहा था वियतनाम के साथ साथ। तो एंट्री ऑफ द यूएस इन द वार, क्या कैसे यूएस की एंट्री हुई, उससे क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया। नाउ हो ची मी ट्रेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं ये क्या है हो ची मी ट्रेल। यूएस अंडर एस्टिमेट वियतनाम। पहले तो ये देखिए, यूएस ने वियतनाम को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। वियतनाम एक छोटा सा कंट्री था, पुअर कंट्री था, यूएस बहुत डेवलप था, तो यूएस ने सोचा था तुरंत जाएंगे और वियतनाम को हरा देंगे और साउथ वियतनाम में यूएस का इन्फ्लुएंस लेके आएंगे और नॉर्दर्न वियतनाम में भी यूएस का इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, वियतनाम ने बहुत अच्छी फाइट दी यूएस को। दे अंडर एस्टिमेटेड, दे मतलब यूएस अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ नेशनलिज्म टू मूव पीपल टू एक्शन। देखो वियतनाम के पास पावर क्या था, वो पुअर कंट्री थी, लेकिन उसमें नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत जबरदस्त थी कि हमें लड़ना है हर कीमत पे। और इस फीलिंग का जो पावर होता है वो यूएस अंडरस्टिमेट नहीं कर पाया। वो बस इसी धुन में रहा कि यूएस कि हम बहुत पावरफुल और वियतनाम को हरा देंगे, बट ऐसा नहीं था। दे अंडरस्टिमेटेड द पावर ऑफ नेशनलिज्म टू मूव पीपल टू एक्शन, inspire them to sacrifice their home and family, live under terrible conditions, horrible conditions and fight for independence। तो वियतनाम के जो लोग थे वो नेशनलिस्ट फीलिंग से बिल्कुल उजागर थे, वो हर सेक्रीफाइस करने को रेडी थे टू फाइट अगेंस्ट द यूएस आर्मी। और इस चीज को यूएस ने अंडरस्टिमेट किया था। दे अंडरस्टिमेटेड द पावर ऑफ अ स्मॉल कंट्री टू फाइट द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसमें एक खास बात यह थी कि हो ची मी एक ट्रेल था, मतलब नॉर्दर्न वियतनाम से इस तरह से एक रोड जा रही है। आप देखो साउदर्न वियतनाम को कवर करते हुए, हालांकि ये जो पूरा रोड है ये वियतनाम में नहीं है, ये लाओस में है, ये लाओस कंट्री उसमें है। और फिर से छोटे छोटे रोड्स जो हैं वो साउदर्न वियतनाम में जा रही हैं। तो आप देखो लड़ाई कैसे हो रही थी, इस रीजन में यूएस आर्मी थी और इस रीजन में जो है वो वियतनाम आर्मी थी और दोनों में लड़ाई चल रही थी। तो नॉर्दर्न वियतनाम से जो है ट्रूप्स इस रोड के थ्रू आते थे और साउदर्न वियतनाम में घुस के बहुत सारा डैमेज करके जाते थे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रैटेजी थी नॉर्दर्न वियतनाम की। और ये जो रोड है इसको बोलते थे हो ची मी ट्रेल। दिस वाज अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ नॉर्दर्न वियतनाम टू फाइट अगेंस्ट यूएस आर्मी हेयर। और इससे यूएस आर्मी बहुत परेशान हुई थी। राइट स्टूडेंट्स, the story of the Ho Chi Minh Trail is one way of understanding the nature of the war that the Vietnamese fought against the US. It symbolizes how the Vietnamese used their limited resources to great advantage. The trail, an immense network of footpaths and roads, was used to transport men and material from the northern to the south. The trail was improved from the late 1950s, उसको improve किया गया था, and then from 1967 जब ये वॉर चल रहा था यूएस के साथ, about 20,000 नॉर्दर्न वियतनामीज ट्रूप्स केम साउथ ईच मंथ ऑन दिस ट्रेल। हर मंथ लगभग 20,000
सोल्जर्स नॉर्दर्न वियतनामीज के यूएस से लड़ने के लिए साउथ में आ रहे थे। तो दिस ट्रेल वाज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस बैटल एक्चुअली देखा जाए तो। द ट्रेल हैड सपोर्ट बेसेस एंड हॉस्पिटल्स अलोंग द वे, ताकि जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनका ख्याल रखा जा सके। इन सम पार्ट सप्लाईज वे ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स बट मोस्टली दे वे कैरिड बाय पोर्टर्स। जैसा कि यहाँ पे आप देखो तो जो सामान था सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए वो इस तरह से लोग जो है पोर्टर्स जो है वो इस तरह से कैरी करते थे, हु वे मेनली वुमेन। दीज पोर्टर्स कैरीड अबाउट 25 kgs ऑन देयर बैक्स और अबाउट 40 kgs ऑन देयर बाईसाइकिल्स। इस तरह से वो कैरी करते थे और वुमेन्स मेनली कैरी करती थी, वुमेन कैरी करती थी, जिससे ये पता चलता है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट इतनी स्ट्रांग थी ये वियतनामी लोगों में, नॉर्थ वियतनामी लोगों में, कि मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे वॉर में अगेंस्ट यूएस। तो वो नहीं चाहते थे कि यूएस अब वियतनाम को कैप्चर कर ले और यूएस का रूल अब वियतनाम पे आ जाए, क्योंकि कितने सालों बाद तो उनको फ्रीडम मिली थी फ्रांस से, राइट। मोस्ट ऑफ द ट्रेल वॉज आउटसाइड वियतनाम इन नेबरिंग लाओस एंड कंबोडिया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम में, विद ब्रांच लाइन्स एक्सटेंडिंग टू साउथ वियतनाम, जैसा कि हमने देखा था। द यूएस regularly bombed these trail trying to disrupt supplies, but at first destroy this important supply by intensive bombing failed because they were rebuilt very quickly। तो ये ट्रेल बड़ा इंपॉर्टेंट था और यूएस को तो समझ में आ रहा था, तो वो बॉम्ब कर करके इस ट्रेल को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। लेकिन जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि वियतनामी लोग बार बार उसको रीबिल्ड कर रहे थे ताकि वो इस बैटल में सर्वाइव कर सके। तो ये उसकी एक्चुअल इमेज है जहाँ पे Vietnamese are actually rebuilding that trail after bombing from US army। ओके, तो ये तो कहानी थी हो ची मी ट्रेल की, कैसे इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाउ क्रिटिसिज्म इन द यूएस। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो यूएस यहाँ पे वॉर लड़ रहा था उसकी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी। मतलब यूएस के जो लोग थे वही यूएस को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप ये वॉर क्यों लड़ रहे हो। देखो आप देखो, ये यूएस प्रोटेस्ट, एक्चुअल यूएस प्रोटेस्ट जो उस टाइम हुआ था उसका पिक्चर है। उसमें यूएस के जो लोग हैं, अमेरिकन जो हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वहां पे नहीं लड़ना चाहिए वियतनाम में, वो हमारा देश थोड़ी है, हमें क्या करना है वहां पे, हम अपने देश में रहना। माई सन वॉज किल्ड इन वियतनाम, व्हाट फॉर। तो क्या था कि देखो यूएस जब वहां पे लड़ रहा है वियतनाम में तो यूएस के भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ठीक है। तो कोई मदर ये प्रोटेस्ट कर रही है कि मेरा सन जो है वो वियतनाम में क्यों मारा जा रहा है, हमें वियतनाम से क्या लेना देना है, हम तो अमेरिकन है, हम अमेरिका का ख्याल रखें ना। तो यूएस पीपल क्रिटिसाइज द वॉर। तो देखते हैं क्रिटिसिज्म कैसे कैसे हुआ। देखो ये भी एक प्रोटेस्ट है जो अमेरिका में हुआ अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि गवर्नमेंट क्यों वियतनाम में जाके लड़ाई लड़ रही है, उसको क्या लेना देना है। एंड द वॉर नाउ, ब्रिंग द ट्रूप्स होम, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन वहां मर रहे थे और उनकी फैमिली जो यूएस में थी वो सोच रही थी क्यों मर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है वियतनाम से। द इफेक्ट ऑफ द वॉर वाज फेल्ट विद इन द यूएस एज वेल। मेनी वे क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर गेटिंग इन्वॉल्व इन द वॉर दैट सो एज इनडिफेंसिबल। तो बहुत सारे को लग रहा था कि यार हम क्यों वियतनाम में लड़ रहे हैं और इतना लंबा वॉर चल रहा है, ये तो लग भी नहीं रहा कि हम वॉर जीत पाएंगे, फालतू में लड़ रहे हैं वहां पे। When the youth were drafted for the war, the anger spread. Compulsory services in the armed forces, however, could be waived for university graduates। उसमें भी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ग्रेजुएट्स हैं उनको आर्म फोर्सेज में आने की जरूरत नहीं है, उनको ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कॉमन लोग हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं उनको, वो ऐसे जो यूथ हैं उनको कंपलसरी आर्म फोर्सेज में आना पड़ेगा और वियतनाम वॉर लड़नी पड़ेगी। तो आप सोच सकते हो इससे क्या होगा, इससे और रिवोल्ट बढ़ा कि आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, यूएस गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। यूनिवर्सिटी जो लोग जाते थे वो बेसिकली इलीट लोग होते थे, रिच लोग होते थे, तो उनको तो आप आर्म फोर्सेज में एडमिट नहीं होने दे रहे हो, उनको तो आप ग्रांट कर रहे हो परमिशन कि आप आर्मी में मत आओ, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनको कंपलसरी बोल रहे हो लड़ने के लिए, उनकी जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है क्या। तो इसको बोल के रिवोल्ट जो है और बढ़ गया यूएस में। दिस मेंट दैट मेनी ऑफ दोज सेंट टू फाइट डिड नॉट बिलोंग टू द प्रिविलेज एलीट बट वे आर माइनॉरिटीज एंड चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास फैमिली। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस वे रेज्ड अगेंस्ट अबाउट प्रिविलेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो गवर्नमेंट में क्वेश्चन रेज किया कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, गरीब लोगों को जबरदस्ती आप वॉर में भेज रहे हो और प्रिविलेज्ड को बचा रहे हो। तो आप देख सकते हो यूएस में भी प्रॉब्लम चल रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है वॉर का। यूएस गवर्नमेंट को फोर्स किया जा रहा है कि आप वॉर से बाहर आए, कोई मतलब नहीं है। तो उसके कारण से फाइनली यूएस ने विड्रॉ किया वॉर से
और वॉर का एंड हुआ। कैसे, देखो डिटेल में देखते हैं। एंड ऑफ द वॉर, द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द वॉर क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस इवन विद इन द यूएस। जैसा हमने देखा, दिस वाज क्लियर दैट द यूएस हैड फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये वॉर काफी टाइम तक चला, ठीक है, लगभग 10 साल तक चला और यूएस जो है वॉर जीत नहीं पा रही थी, तो लोग और फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। यूएस गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा था कि एंड करना चाहिए वॉर को, कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ से। द वियतनामीज रेसिस्टेंस हैड नॉट बीन क्रश्ड, द सपोर्ट ऑफ द वियतनामीज पीपल फॉर द यूएस एक्शन हैड नॉट बीन वन। In the meantime, thousands of young US soldiers had lost their lives and countless Vietnamese civilians had been killed. This was a war that has been called the first television war. अच्छा, इस वार को फर्स्ट टेलीविजन वार भी कहा गया था क्योंकि इस वार की बहुत ही हॉरिफिक इमेज है जिसमें इतने सारे सोल्जर्स डाई कर रहे थे, उसको यूएस टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि यूएस में क्रिटिसिज्म और बढ़ रहा था क्योंकि लोग देख रहे थे कैसे यूएस सोल्जर्स बेकार में वियतनाम में मरते जा रहे हैं। बैटल सीन्स वे शोन ऑन द डेली न्यूज प्रोग्राम्स। द स्कॉलर नॉम क्रॉम्स्की, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, द स्कॉलर नॉम क्रॉम्स्की कॉल्ड द वॉर द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पीस, टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड टू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इस वार को, राइट, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। द वाइड स्प्रेड क्वेश्चनिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रेंथेंड मूव्स टू नेगोशिएट एन एंड टू द वॉर। A peace settlement was signed in Paris in January 1974. Almost 10 years बाद पेरिस में एक पीस सेटलमेंट हुआ वियतनाम और यूएस के बीच में कि इस वॉर को एंड किया जाए। दिस एंडेड कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस बट फाइटिंग बिटवीन द सैगॉन राइन एंड द एनएलएफ कंटिन्यूड। तो देखो 1945 में यूएस ने तो भाई बोला कि अब मुझे वॉर नहीं करना है, उसका रीजन भी आपको समझ में आया, तो वो यहाँ से चला गया। तो वियतनाम अब यूएस इन्फ्लुएंस से फ्री हो गया, लेकिन वियतनाम के अंदर अब इंटरनल फाइटिंग कुछ टाइम तक चलती रही। तो वहाँ जो एनएलएफ जो कि चाहता था कि नॉर्थ और साउथ कंबाइन हो जाए, सपोर्टेड बाय वियतमी, और एक साइगॉन राइन था जो कि साउथ वियतनाम पे अपना कंट्रोल जमा के साउथ वियतनाम को अलग रूल करना चाहता था। उन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही, काफ़ी टाइम तक। The NLF occupied the presidential palace in Saigon। तो साइगॉन साउदर्न जो वियतनाम है उसमें एक सिटी है। तो फाइनली एनएलएफ जीता, उसने साइगॉन में जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको ऑक्युपाई किया ऑन 30 अप्रैल 75 एंड फाइनली यूनिफाइड वियतनाम। तो फाइनली 1975 में साइगॉन राइन जो था, जो वहाँ पे पहले रूल किया करता था, वो डिफीट हो गया बाय एनएलएफ और एनएलएफ ने पूरे वियतनाम को कंबाइन कर दिया एंड वियतनाम बिकेन वन सिंगल कंट्री। ये उसका फ्लैग है। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या आप गेस कर सकते हैं किसकी है? ये हो ची मी की है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ वियतनाम, और एज आई हैड टोल्ड यू कि he is one person who had maximum influence on the politics of Vietnam। तो स्टूडेंट्स अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारे देखने चाहिए, कैसे इनको आंसर किया गया है, यू शुड सी। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।